हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जाकर वो 9 चैप्टर देखें ताकि आप उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस टाइमलाइन में हम चल रहे हैं। तो हमने पिछले 9th चैप्टर में द कुषाण एम्पायर के बारे में बात किया। हमने बात किया कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर के बाद एक वॉइड था, यानी कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक जो था वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स जैसे कि इंडो ग्रीक्स, सिथियंस, शाकास या फिर शातवाहनास जैसे एम्पायर्स आते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से शातवाहनास और कुषाण जो थे वो थोड़े बहुत वर्ती सक्सेसर्स माने जा सकते थे मौर्यन एम्पायर को। तो आज का हमारा चैप्टर है द गुप्ता एज, जिसे कई हिस्टोरियंस गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस लिए गुप्ता जो है वो मौर्यंस के रियल सक्सेसर्स की तरह देखे जा सकते हैं, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियन और सोसाइटी गुप्ता एज में हुआ करती थी, लिटरेचर और आर्ट का कितना बहुत डेवलपमेंट इस एज में हुआ। तो आइए आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में जानना है। देखिए, आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं कि 400 से लेकर 600 AD तक जो था वो गुप्ता एम्पायर या फिर गुप्ता एज आप कह सकते हैं। आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं कि जितना भी पिंक कलर का एरिया है वो गुप्तास के कंट्रोल में आया हुआ था, यानी कि आर्यवर्ता जो कि नॉर्थ इंडिया जिसे कहा जाता था उस जमाने में, ये पूरा गुप्ता एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स यहाँ पर हमने देखे, शातवाहना, कुषाण वगैरह, इन सभी को सबजुडिकेट किया हुआ था गुप्ता एम्पायर ने। माइटी सक्सेसर्स टू कुषाण्स, तो कुषाण्स के बाद अगर हिंदुस्तान लैंड पर सबसे ज्यादा दबदबा जमाने वाले माइटी अगर कोई थे तो वो गुप्ता एम्पायर थे, गुप्ता डायनेस्टी थी। विद मेन सेंटर ऑफ पावर एट प्रयाग, इलाहाबाद, दे कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी ऑफ यूपी एंड बिहार एरिया। हमने देखा कि किस तरीके से पाटलिपुत्र या पटना का जो एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बिहार का था, इस कैपिटल को जो है वो पुरुषापुरा या फिर पेशावर में शिफ्ट किया था कनिष्क ने। लेकिन गुप्तास ने जो है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन से फिर से अपने कैपिटल को, अपने पावर ऑफ सेंटर को जो है वो फिर से आर्यवर्ता, नॉर्थन इंडिया यानी कि यूपी बिहार के एरिया में वापस लाते हैं। प्रयाग जो कि आज का इलाहाबाद का एरिया है, वहां पर जो है गुप्तास अपना कैपिटल एस्टैब्लिश करते हैं। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्री गुप्ता, सक्सीडेड बाय घटोत्कचा। तो ये दोनों जो है श्री गुप्ता और घटोत्कचा, इन्हें महाराजा का टाइटल दिया गया हुआ था। तो इन्होंने फिर से इंपीरियलिज्म जो है हिंदुस्तान में वापस रिवाइव किया हुआ था। हमने इंपीरियलिज्म पहले देखा मौर्यन एम्पायर में, और बाद में जो है पूरे फॉर्म पर, पूरे फुल फ्लेज्ड फॉर्म पर अगर हिंदुस्तान में इंपीरियलिज्म लाने वाले अगर कोई है तो वो गुप्तास हैं। ऑफन हेल्ड एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया, बिल्कुल कई हिस्टोरियंस जो थे वो गुप्तास को या फिर गुप्ता के एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ आर्यवर्ता वॉज अचीव्ड अंडर देम। आर्यवर्ता यानी कि नॉर्थ इंडियन लैंड्स जितने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्हें सेंट्रल यूनिफिकेशन और एक सेंट्रल पॉलिटी के अंडर लाने का श्रेय मौर्यास के बाद अगर किसी को जाता है तो वो गुप्तास को जाता है। आइए इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो चंद्रगुप्त द फर्स्ट थे। तो ही वॉज द फर्स्ट टू बी कॉल्ड एज महाराजादि राजा, यानी कि ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि श्री गुप्ता को जो है वो महाराजा का टाइटल दिया गया था, यानी कि एक इंपीरियलिज्म का एक सिंबल था। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उन्होंने और 2 कदम आगे बढ़ा और उन्होंने जो है महाराजादि राजा यानी कि द किंग्स ऑफ किंग का एक टाइटल बिस्टो कर लिया था। He married लिच्छावी princess which may have helped him extend his political power and dominion। आप देख सकते हैं ये कॉइन जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के एरा का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिच्छावी प्रिंसेस है और ये चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। तो मैरिज अलायंसेस का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने पावर को और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को अचीव किया हुआ था। कंसिडर्ड टू बी फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा एज अ मार्क ऑफ हिज एक्सेशन। तो इनके आने से ही जो है वो गुप्ता एरा सही तौर पर शुरू होता है, यानी कि एक इंपीरियलिस्टिक गुप्ता डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करने वाले पहले रूलर जो थे वो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशंस हिज एक्सटेंसिव क्वेस्ट। तो दिल्ली में जो मेहरौली में आयरन पिलर है वहां पर इंस्क्राइब किए गए हैं इनके क्वेस्ट या फिर इनके जितने भी इन्वेजन्स इन्होंने किए हुए हैं, जिस तरीके से टेरिटोरियल एक्सटेंट इनका था वो उस पिलर में इंस्क्राइब किए गए हैं। समुद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे जो थे वो समुद्रगुप्त थे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ इंडियन लैंड्स। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ही सक्सीडेड चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो कि उनके फादर थे। ही वॉज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है या फिर आप कई दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स भी जब आप लिखें तो आपको सवाल पूछा जा सकता है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया।
तो जवाब है समुद्रगुप्त, क्योंकि ये बहुत ही फियरलेस थे। जिंदगी में इन्होंने कभी डिफीट नहीं देखी हुई थी। आप ये कॉइन देख सकते हैं, ये समुद्रगुप्त के एरा का कॉइन है, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। Inscriptions of his military conquest are mentioned in Sanskrit with Nagari script on same Allahabad pillar which carries inscriptions of peace-loving Ashoka। तो आप देख सकते हैं एक स्टार्क पर्सनैलिटी जो थे वो क्वाइट ऑपोजिट थे अशोका के, समुद्रगुप्त। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम अशोका का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलाहाबाद पिल्लर जो था वहाँ पर अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस दिए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने अपने रूल के बारे में, अपने चंद दम्मा जो रिलीजन जिनके बारे में हमने बात किया था वहाँ पर इंस्क्राइब किया गया था। तो उसी स्क्रिप्चर या फिर उसी पिल्लर पर जो है इंस्क्राइब करवाते हैं समुद्रगुप्त अपने कॉन्क्वेस्ट के, मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट के बारे में। तो दो स्टार्क पर्सनैलिटीज हैं, एक है अशोका जिन्होंने भेरी गोशा को छोड़ दिया था धम्मा गोशा के लिए, यानी कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को कल्चरल कॉन्क्वेस्ट से लेकर, और आगे समुद्रगुप्त है जो मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट में बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे। समुद्रगुप्त नेवर न्यू एनी डिफीट एंड कॉन्क्वर्ड ईस्ट टिल असम, वेंट वेस्ट टिल ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ टिल कश्मीर एंड साउथ टिल तमिलनाडु। आप देख सकते हैं कि पूरे साउथ इंडियन या फिर साउथ इंडिया का जो एरिया था उसे भी सबजुडिकेट करते हैं समुद्रगुप्त, यानी कि पूरे सब इंडियन कॉन्टिनेंट को जो है अपने रूल में लाने वाले किंग थे समुद्रगुप्त। ही पेट्रोनाइज्ड मेनी पोएट्स एंड स्कॉलर्स अलॉन्ग विद फेमस हरिसेना। हरिसेना उनके कोर्ट पोएट थे जिन्होंने एक प्रशस्ति लिखी हुई थी समुद्रगुप्त के नाम से। तो इन्होंने बहुत ही स्कॉलर्स को और ऑथर्स को जो है, पोएट्स को जो है पेट्रोनाइज किया हुआ था अपने कोर्ट में। ही वॉज एन ardent फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म बट टॉलरेंट टू अदर रिलीजियंस। तो गुप्ताज जो थे ज़्यादातर वो ब्राह्मणिकल रिलीजन को रिलेटेड करते थे, यानी कि ऑफिशियल रिलीजन जो था वो ब्राह्मणिज्म था। बहुत ही पैट्रोनेज इन्होंने ब्राह्मणिज्म को दिया। तो समुद्रगुप्त जो थे वो वैष्णविज्म को फॉलो किया करते थे। तो समुद्रगुप्त को सक्सीड करने वाले उनके बेटे चंद्रगुप्त सेकंड या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें कहते हैं वो थे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। हिज रीन सॉ हाई वाटर मार्क ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स गुप्ता एम्पायर के थे, जिसे लेकर हिस्टोरियंस गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं, वो इसी राजा या फिर इसी किंग के अंडर उनके पैट्रोनेज में होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, इनके रूल के बारे में। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट एंड मैरिज अलायंसेस। हालांकि समुद्रगुप्त ने एक्सटेंसिव इन्वेजन्स तो किए, लेकिन ज़्यादातर मैरिज अलायंस और फिर पीसफुल तरीकों में हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटी को सेंट्रलाइज करने वाले चंद्रगुप्त द सेकंड थे, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। आप कॉइन देख सकते हैं, ये चंद्रगुप्त सेकंड के एरा का कॉइन है, जहां पर चंद्रगुप्त एक घोड़े पर सवार हैं। He defeated Shakas in Malwa and Gujarat and conquered western seaport. Henceforth, Ujjain became second capital of Guptas, first being Prayag. तो इन्होंने नॉर्थ का जो जितना भी एरिया था, मालवा, सौराष्ट्र, कच्छ का जो गुजरात का आज का एरिया है, इन्होंने उस पर भी अपना रूल कायम किया हुआ था। तो यहाँ पर नॉर्थ असम से लेकर वेस्ट गुजरात तक के एरियाज को जो है उन्होंने गुप्ता एम्पायर का हिस्सा बनाया हुआ था। His exploits as Chandra have been mentioned on कुतुब आयरन पिलर दिल्ली। कुतुब मीनार में जो आयरन पिलर है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है कि आज तक भी वो रस्ट नहीं हुआ, तो उस पर जो है चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक्सप्लॉइट्स जो थे वहाँ पर इंस्क्राइब किए गए हैं। His reign at Ujjain court saw numerous scholars including कालिदासा एंड अमरसिम्हा। तो कालिदास जैसे एक इम्पॉर्टेंट ऑथर जो थे वो इन्हीं के डायनेस्टी के वक्त के थे या फिर इन्हीं के टाइमलाइन के थे। ना कि सिर्फ कालिदासा जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा एक फिनोमिनल संस्कृत लिटरेचर दिया, बल्कि आर्यभट्टा या फिर वराहमिहिर जैसे मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो इसी टाइम फ्रेम में आते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में उनके बारे में बात करेंगे। इट वॉज हिज रीन अंडर विच चाइनीज पिलिग्रिम फाहियन विजिटेड इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पहले चैप्टर में देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में विजिट करने वाले थे मेगस्थनीज जो कि ग्रीक थे। तो फाहियन जो थे वो चाइनीज पिलिग्रिम थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम फ्रेम में आते हैं। हम आगे के चैप्टर में हर्षा के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ह्यूएनसांग अनदर इंपॉर्टेंट और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर जो है उस जमाने में इंडिया में विजिट करते हैं। तो ये थे चंद्रगुप्त द सेकंड। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। दे गेव रीबर्थ टू इंपीरियलिज्म एंड सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जाहिर सी बात थी कि जब नॉर्थ में असम से लेकर साउथ वेस्ट में गुजरात तक और साउथ में तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ वेस्ट जो कि आज का पाकिस्तान का रीजन है, यहाँ पर जितने भी एरियाज को है उन्होंने सबजुडिकेट किया हुआ था। तो सेंट्रलाइजेशन जो था वो जाहिर से तौर पर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था और इंपीरियलिज्म का भी हिस्सा वो थे। Unlike Mauryas, lavish lifestyle was prominent whereby Guptas assumed titles like Parameshwara, Maharaja the Raja
एंड परमा भट्टारका। तो इस तरीके के इंपीरियल रूलर्स थे वो के लैविश लाइफस्टाइल्स का इस्तेमाल करते थे और बड़े बड़े टाइटल्स जो थे वो अज्यूम किया करते थे। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 26 प्रोविंसेस। तो तमाम जितना भी एरिया, इतना बड़ा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सब्जुडिकेट किया था, उसे 26 स्टेट या फिर प्रोविंसेस में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, विच वर स्टाइल्ड एज भुक्तीस, प्रदेशा एंड भोगा। तो 26 प्रोविंसेस को उन्होंने भुक्तीस, प्रदेशास और भोगास यानी कि अलग अलग स्टेट के डिविजन्स में बनाया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। किंग मेंटेन्ड क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अ क्लास ऑफ ऑफिशियल्स कॉल्ड कुमारा मत्यास एंड आयुक्तास। के मोस्ट प्रोबेबली ये जो 26 प्रोविंसेस थे उन्हें गवर्नर जो थे वो रूल किया करते थे, और मोस्टली जो गवर्नर्स जो थे वो ऑफिशियल्स थे जो मेरिट के बेसिस पर अपॉइंट किया जाते थे। प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स विषयास अंडर द चार्ज ऑफ विषयपति। तो यहाँ पर भी जो है वो एक मेरिट बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल किया करता था एडमिनिस्ट्रेशन में, गुप्तास खासकर, जहाँ पर प्रोविंसेस को फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पर डिवाइड किया जाता था जिन्हें विषयास कहते थे। और वहाँ पर जो जिस तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं जो बड़ा हुआ करता है, उस जमाने का जो विषय यानी कि डिस्ट्रिक्ट का हेड हुआ करता था उसे विषयपति कहा जाता था। Foreign affairs ministers known as Sandhi Vigara and Vishti, a form of forced labor used to exist। तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे जो कि फॉरेन अफेयर्स देखते थे, यानी कि इससे एक बात तो प्रूव होती है कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेन रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे हिंदुस्तान के। और विष्टी जो थी एक फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर जो था वो एग्जिस्ट किया करता था इस जमाने में। रिलीजन, तो आइए जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल एस्पेक्ट्स ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गुप्ता एज, विच इज रिलीजियन। ब्राह्मण्स फॉर्म द टॉप लैडर एंड रिसीव्ड न्यूमरस गिफ्ट। जाहिर सी बात थी कि ब्राह्मणिज्म या फिर वैदिक रिलीजियन को जो था वो एक ऑफिशियल रिलीजियन का दर्जा दिया गया था, तो ब्राह्मणिज्म वॉज ऑन द टॉप। ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैट्रोनेज नहीं दिया गया, उन्हें भी पैट्रोनेज मिलता था, लेकिन वन साइडेड अगर डोमिनेट कोई करता था तो वो ब्राह्मण्स या फिर ब्राह्मणिज्म डोमिनेट किया करता था। Brahmanism reigned supreme during Gupta period and had two branches, mainly Vaishnavism and Shaivism, with former more prevalent। तो आप देख सकते हैं पिछले स्लाइड में हमने देखा कि समुद्रगुप्त जो थे वो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। तो ब्राह्मणिज्म में जो थे वो दो मेजर ब्रांचेस थे, शैविज्म और वैष्णविज्म। शैविज्म जो था वो ज़्यादातर शिवा के फॉलोअर्स थे, वैष्णविज्म जो थे वो ज़्यादातर विष्णु के फॉलोअर्स थे। तो गुप्ता के एम्पायर में वैष्णविज्म जो था वो बहुत ही फ्लरिश किया करता था। भागवतिज्म जो था वो कृष्ण से रिलेटेड था, हालांकि गुप्ता के एज में जो है वो वैष्णविज्म का ही या फिर ब्राह्मणिज्म का ही एक हिस्सा बन जाता है। इससे पहले भागवतिज्म जो था वो अलग सेक्ट हुआ करता था। Fahian accounts show a decline of Buddhism in Gangetic Valley, but a few Buddhist monks like Vasubandhu were patronized by Gupta kings। हमने देखा कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो है वो फाहियान एक चाइनीज पिलग्रिम आते हैं, तो वो कहते हैं अपने रिकॉर्ड्स में लिखते हैं कि बुद्धिज्म जो था वो डिक्लाइन था, रॉयल पैट्रोनेज उन्हें बहुत ही कम मिलता था, तो डिक्लाइन जो था गैंजेटिक वैली में बुद्धिज्म का शुरू हुआ था। Land grants were very generous under the Guptas, especially for Brahmin institutions, but Buddhist monks too were given occasional patronage। तो अग्रहारास जिसकी बात हम कहते हैं, जो कि ऑफिशियल लैंड डोनेशंस दिए जाते थे इंस्टीट्यूशंस को, तो वो ज़्यादा जेनरसली ब्राह्मणिज्म को या फिर ब्राह्मण इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे, जहाँ पर वेदास और उपनिषद पढ़ाए जाते थे। आर्ट एंड कल्चर, तो आइए गुप्ता के ज़माने का आर्ट एंड कल्चर जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। गुप्ता एज इज कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। तो हर तौर पर आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, साइंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स भी जो थे वो गुप्ता के ज़माने में बहुत ही अच्छे फ्लरिश किया करते थे। नागारा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, दरअसल बोधि टेम्पल है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना एनलाइटमेंट हासिल किया हुआ था, जो कि आज के बिहार में है। नगारा और द्रविडियन स्टाइल जो थे वो इसी टेम्पल स्ट्रक्चर के स्टाइल में थे, लेकिन द्रविडियन स्टाइल जो था वो साउथ इंडिया में ज़्यादातर प्रेवलेंट था और नागारा जो था उस वक्त के सेंट्रल इंडिया के एरिया में प्रोमिनेंट था। द टू ग्रेट सेंटर्स ऑफ स्कल्पचर्स वर मथुरा एंड गंधारा। हमने देखा कि कुशानों ने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज तो किया, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज किया। तो इसी तरीके से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को ज़्यादातर पैट्रोनाइज करने वाले गुप्तास थे। तो बोथ गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ज़्यादातर डोमिनेट था। The most famous remaining monuments in a broadly Gupta style were the caves of Ajanta, Elephanta and Elloras belong to this age। तो महाराष्ट्र में अजंता और एल्लोरा के जो केव्स हैं वहाँ पर पेंटिंग्स, जितने भी म्यूरल पेंटिंग्स जिसे हम कहते हैं, जो वहाँ पर पाए जाते हैं वो गुप्ता एज के हैं।
म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता विच मेनली डिपिक्टेड लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा फ्लरिश, जहाँ पर जतका टेल्स जिसे हम कहते हैं यानी कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड जो पेंटिंग्स जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स किया करते थे वो अजंता केव्स में आपको अभी भी देखने को मिलते हैं। लिटरेचर एंड साइंस, तो आइए जानते हैं कि गुप्ता एज में लिटरेचर और साइंस का किस तरीके से फ्लरिशमेंट हुआ। संस्कृत बिकेम प्राइमरी लैंग्वेज इन गुप्ता पीरियड। जाहिर सी बात थी कि ब्राह्मणिज्म जो था वो सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रहा था, तो संस्कृत जो थी वो प्राइमरी लैंग्वेज बन जाती थी। बहुत सा लिटरेचर भी लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में उस जमाने में। हम देखते हैं कि कालिदासा जो थे वो प्राइमरीली संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं अपने किताबों को लिखने के लिए। रामायण महाभारत वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इतने इंपॉर्टेंट एपिक्स जो है हिंदुस्तान हिस्ट्री से रिलेटेड रामायण और महाभारत वो इसी टाइम फ्रेम में कंपाइल किए जाते हैं। कालिदासा प्रोड्यूस्ड फ्यू फिनोमिनल वर्क सच एज अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम एक्सेट्रा। मालविकाग्निमित्रम जो था वो दरअसल एक स्टोरी की तरह था जो एक प्रिंस और प्रिंसेस के बीच हुआ करता था। 2016 प्रीलिम्स में भी ये सवाल पूछा गया है। तो कालिदासा जो थे इस तरीके के फिनोमिनल वर्क्स प्रोड्यूस किया करते थे उस जमाने में। आर्यभट्टा एग्जिस्टेड इन दिस टाइम फ्रेम एंड ऑथर्ड आर्यभट्टियम। आप पिक्चर देख सकते हैं, दरअसल आर्यभट्टा का एक स्टैच्यू है जिन्होंने जीरो को जो है वो इन्वेंट किया हुआ था। अपने आर्यभट्टियम किताब में आर्यभट्टा जो है वो जीरो के बारे में बात करते हैं, वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बात करते हैं। रिनाउड एस्ट्रोलॉजर वराहमित्र प्रोड्यूस्ड पंचसिद्धांता 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम। तो वराहमिहिरा या फिर वराहमित्रा जिसे कहते हैं, उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमी पर किताब लिखी हुई थी पंचसिद्धांता, जिसमें उन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स के बारे में बात की हुई थी। ग्रेट मेडिकल ट्रियो ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट इज चरखा, सुश्रुता एंड वाग्भट्टा एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। तो सुश्रुता और चरखा जैसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन रिलेटेड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने भी अपने ऑथर्स जैसे कि चरखा संहिता या फिर सुश्रुता संहिता हमें देखने को मिलते हैं इस टाइम फ्रेम में। डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, तो आइए जानते हैं कि गुप्तास का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। इन्वेजन ऑफ हुनास फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हुनास जो थे वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे जो इन्वेड कर रहे थे इंडिया को उस जमाने में। राइज ऑफ यशोधर्मन अवलिकारा डायनेस्टी इन मालवा, यानी कि गुजरात के मालवा और कच्छ के एरिया में छोटे छोटे डायनेस्टीज थे, उसमें अवलिकारा डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। छोटी थी लेकिन पावरफुल थी, तो वहाँ पर यशोधर्मन जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे, तो वो भी एक थ्रेट की तरह साबित हुआ करते थे गुप्तास को। डिसेंशंस विद इन रॉयल फैमिली, यानी कि सक्सेशंस के लिए कई बार वॉर और बैटल्स लड़े जाते थे विद इन द रॉयल फैमिली, तो ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट था डिक्लाइन गुप्तास के लिए। वीक रूलर्स, हमने पहले तो देखा कि किस तरीके से समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही फियरलेस थे। हमने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में भी बात किया जो कि बहुत ही पावरफुल और फियरलेस थे, लेकिन इनके बाद जो है वो वीक सक्सेसर्स और एक वीक रूलर्स का चयन आ जाता है गुप्ता एम्पायर में, विच बिकम्स वन ऑफ द रीजंस फॉर देयर डिक्लाइन। The later Guptas embraced Buddhism while their predecessors were staunch Hindus। हमने पहले देखा कि किस तरीके से समुद्रगुप्त वैष्णविज्म को सपोर्ट कर रहे थे। भले ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ज़माने में फाहियान जैसे एक चाइनीज ट्रैवलर आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ब्राह्मणिज्म डोमिनेट करता है। लेकिन लेटर गुप्तास जो थे उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया हुआ था, यानी कि वो बुद्धिज़्म को जो है ज़्यादातर फॉलो करने लग रहे थे, तो ब्राह्मणिज्म या फिर ब्राह्मण्स को ये बात सही नहीं लग रही थी। तो यहीं पर जो है वो कई ब्राह्मण डायनेस्टीज छोटे छोटे जो है वो वैदिक रिलीजन को लेकर एरप्ट होते हैं। तो दिस वॉज वॉट पेव्ड वे फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी गुप्ता एम्पायर, उनसे रिलेटेड आर्ट और कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, और किस तरीके से गुप्ता एम्पायर को जो था वो गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।